जी चलें देखते हैं जी। तो 25% है। ठीक है। तो मैंने कहा था कि आप एफपीएससी के पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे ही करके आइएगा। और जबकि पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहां हम देखते हैं कि अगर हमें दो के अंदर डाउट हो तो फिर कर लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एटम कैन बी यूज टू मेजर हायर ऑर्डर लर्निंग। किस तरह के सवालों में हम हायर ऑर्डर जो है वो लर्निंग जो है कर रहे हैं। जी एक्सटेंडेड ऐसे जो होता है ना, उसके अंदर हायर ऑर्डर होता है। ठीक है। यानी ये मल्टीपल चॉइस, रिस्ट्रिक्टेड, इन सब से ज्यादा एक्सटेंडेड में अगले बंदे को करने में ना, अपने आइडियाज देने के अंदर वो आजाद होता है, वो लिखता ही जाता है, हर चीज को खुद ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, इंटीग्रेट करता है। तो एक्सटेंडेड के अंदर हमें जानने के ज्यादा चांस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। जहां दी गई में से सारी अपवर्ड कम्युनिकेशन की है, यानी नीचे से बॉस को रिस्पॉन्स करना, बॉस को जवाब देना, बॉस के साथ वो चीज एड्रेस करना, बॉस तक खबर पहुंचाना, ये अपवर्ड में होती है। ठीक है। अब कौन सी है जो अपवर्ड नहीं है, कौन सी यहाँ पे है जो अपवर्ड नहीं है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एम्प्लॉय। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो एम्प्लॉय प्रिपेयर कर रहा है, वो तो किसको जानी है, रिपोर्ट किसके पास जानी है, वो तो उसी के पास जानी है ना, बॉस के पास जानी है। मतलब हमने यहाँ पर एक्स की बात करनी है, जो ऊपर बात नहीं हो रही। जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे, जॉब का जो सर्वे करवाया जा रहा है कि लोग जो हैं वो कहाँ किस किस जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। मतलब उनका उस जॉब के हवाले से क्या उनका व्यू है, इस तरह की बात होगी। सुजेशन बॉक्स, अब ये दो चीजें तो ना पहले सबको पता चल रहा होगा कि ये वाला बात और सुजेशन बॉक्स की जहरी बात है, तो बॉक्स ऊपर वालों के पास एड्रेस होता है। ये दो चीजें चली गई। अब रह गया ये वाली बात और ये वाली बात। अब जरा इसमें थोड़ा सा कोई लॉजिकली मुझे कोई बताएगा। माइक उतार देते हैं आप, यही हो। जी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे होगा या एम्प्लॉय एटीट्यूड होगा। अब जहां तक बात है ना जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे की, आंसर आ रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे जो है, एम्प्लॉयज एटीट्यूड जो है, अब ये कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले देख रहे होते हैं बॉस। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे की जो मुझे नेट से जवाब मिला, वो ये था कि आपस के अंदर लोग कर रहे होते हैं कि इस जॉब को समझने के लिए कि जॉब कैसी है, यहाँ पे क्या काम करना है, ये ऊपर एड्रेस नहीं कर रहे होते, खुद से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, खुद से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना वो नहीं है, नीचे से ऊपर जाने वाली बात नहीं है, ये नीचे से ऊपर जाने वाली बात नहीं है। इस वजह से करके मैंने जो देखा है आंसर, वो जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे था। ठीक है। अब इस जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे को थोड़ी समझने में कि क्या ये ऊपर से नीचे आ रही है, अपवर्ड यानी ये नीचे आ रही है, ये अपवर्ड नहीं जा रही कि ऊपर से नीचे, कुछ ऐसा है। यानी बाकी ये वाली सजेशन बॉक्स नीचे से ऊपर जाएगा, इंप्लाइज का रिस्पॉन्स नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे जो है, ये नीचे से उनको खबरें ऊपर मिलेंगी, इस तरह करके कुछ है ये। ऊपर से नीचे आएंगी खबरें, वो करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे कि यहाँ लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनकी इस जॉब की इस पोजीशन के हवाले से क्या उनकी राय है। ये ऊपर से नीचे आने वाली है, ये अब नीचे से ऊपर जाने वाली नहीं है। ठीक है। इस तरह का है, इसको थोड़ा सा तदब्बर कीजिएगा, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू, जो हमारे पास मिडिल स्कूल हैं, ये किसको जवाब दें हैं। एईओ को, हेड टीचर को, ईडीओ एजुकेशनल, जो है वो पहले ईडीओ होते थे, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो अब नहीं होते, अब डीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। तो ये हेड टीचर है। ठीक है। जो एलिमेंट्री बुक है, इनके अंदर 16वें स्केल का एक हेड बैठा होता है, अब तो वो उनको चेंज कर रहे हैं, उनकी जगह पे आठ मेरे ख्याल है कह रहे हैं कि अब ईएसटी 15 स्केल वाला ही हेड होगा। तो पहले इनको जवाबदेही होते हैं। ये हुमायूं फैज साहब, आप एयू है ना, और फाज साहब आप स्कूल टीचर की जॉब कर रहे हैं कि अभी जॉबलेस हैं। अच्छा, इन पाकिस्तान। अच्छा, एसएससी केमिस्ट्री है हुमायूं साहब जी, जबरदस्त। ये भी बड़ा है, देखें ना, 2015 से 14 से परमानेंट ही नहीं कर रहा है, और खुद ही रखा, खुद ही सारा कुछ किया, और बस बाद में पॉलिसियां बना के और एम्प्लॉयज को,
एक लिहाज से तो अल्लाह करे आप अब लग जाएं अब तक, क्योंकि सैलरी तो अच्छी मिलती है, यानी आप 90+1 1 लाख के करीब ले रहे होंगे। लेकिन ये है कि परमानेंट हो जाना, बंदा इनसिक्योर तो होता है ना कोई छुट्टियां कोई बंदा ले, मेडिकल ले, और बड़े मसाइल होते हैं, अल्लाह माफ करे डेथ हो जाए ड्यूरिंग तो कुछ भी पिछलों का ना मिला। अच्छा जी, इन पाकिस्तान द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन इज एट द लेवल ऑफ, तो जो डायरेक्टर पर डीपीआई है, डीपीआई को होता है तहसील लेवल पे होता है, डिवीजन लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, प्रोविंस लेवल पे होता है। जी ये नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता बिलाल साहब, डीपीआई डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये डिवीजन लेवल पे होता है, ठीक है। वैसे हमारे मेरे ख्याल जो हमारे कॉलेज साइड है ना, वहाँ डीपीआई कॉलेजेस एक ही होता है, वो पंजाब लेवल पे है। लेकिन ये जो है ना, वैसे ये शुरू में जो क्रिएट किया था डिवीजन लेवल पे किया गया था, और नेक्स्ट स्कूल साइड पे डिवीजन लेवल पे ही है। हमारे एक जंग के ही थे, गुज्जर साहब क्या नाम था उनका, वो डीपीआई फैसलाबाद थे, यानी फैसलाबाद डिवीजन थे। उनसे मुझे याद आया कि ये स्कूल साइड पे जो है ना, ये डीपीआई हर डिवीजन पे चल रहे हैं। और जो ऊपर है ना, वहाँ पे ऊपर प्रोविंशियल लेवल पे हमारे कॉलेज साइड पे एक ही डीपीआई है, क्योंकि कॉलेज साइड पे होता है डायरेक्टर होता है, डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और डायरेक्टर कॉलेज लेवल पे होता है। तो डिवीजन वाली सीट है वैसे ये वाली ना। द सैंपलिंग प्रोसेस इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इज कॉल्ड, जहां इक्वल चांस हो सिलेक्शन का, पॉपुलेशन में से किसी का भी नंबर आ सकता है, इसे रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। रैंडम सैंपलिंग इज आल्सो कॉल्ड, रैंडम सैंपलिंग को क्या कहा जाता है? सिलेक्ट सैंपलिंग, सिस्टमैटिक, डिस्क्रीट या पॉपुलेशन सैंपलिंग। जी, रैंडम सैंपलिंग चूंकि हम किसी से भी डाटा लेते हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है, तमाम पॉपुलेशन में से किसी का भी नंबर आ सकता है, तो इसलिए इसको हम पॉपुलेशन सैंपलिंग भी बोलते हैं, पॉपुलेशन सिलेक्शन भी बोलते हैं। Piaget assumed that children are dash in constructing understanding the word, बच्चे क्या हैं नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से? पैसिव है, न्यूट्रल होते हैं, एक्टिव होते हैं, बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब बच्चे अपना नॉलेज क्रिएट करते हैं, वगॉट्सकी हो या जीन प्याजे हो, दोनों कहते हैं। अब ये पैसिव की बात कहाँ से आ गई मैडम जहरा साहबा? लेकिन पैसिव तो होता है, नॉलेज तो हमेशा कंस्ट्रक्ट ही एक्टिव होके होता है। जब आप नया नाले क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। और जीन प्याजे और वगॉट्सकी दोनों कहते हैं कि बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि वो उसको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है जीन प्याजे को, और वगॉट्सकी को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। दोनों की ये है कि बच्चा अपना नॉलेज खुद बनाता है, खुद बिल्ड करता है, खुद चीजें इख्तरा करता है। तो ये दोनों कहते हैं कि बच्चा एक्टिवली जब इंगेज होता है, चाहे सोशल में हो चाहे कहीं पे भी हो अपने आप के साथ, तो एक्टिव नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट होता है वो एक्टिव होके होता है। Which of the following is the defining characteristics of formal operational thinking? फॉर्मल के अंदर कौन सी चीज आती है? बहुत आसान सा सवाल है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल में आती है, इंट्यूटिव आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, कंजर्वेशन। ऑब्जेक्ट परमानेंस का इशू होता है सेंसरी में, कंजर्वेशन जो होती है वो अचीव करते हैं हम लोग कंक्रीट में, और जो इशू आता है वो आता है परियप्रेशन में। इंट्यूटिव थॉट जो होता है ये आता है बच्चे के खुद से यकदम उसका जवाब, प्री ऑपरेशन के अंदर ही कहीं होता है, यानी यकदम ही जैसे जिद्दी से बच्चे होते हैं, मैंने ये करना है अपना, तो सोचे समझे बगैर, लॉजिक नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि जो है ना दूसरी कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर लॉजिक आ जाता है। तो वो इंट्यूटिव नहीं, इंट्यूटिव से मुराद है कि ऐसे ही बगैर किसी लॉजिक के कोई जवाब देना, बगैर लॉजिक के कोई काम करना, तो बच्चे बगैर लॉजिक के काम कर रहे होते हैं, तो वो इंट्यूटिव थॉट होता है उनका, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो आता है ये आता है फॉर्मल के अंदर। which of the following which of the philosophies suggest that use of the lecture method? कौन लेक्चर मेथड की बात करता है, लेक्चर मेथड की यूज की बात करता है? रिकंस्ट्रक्शनिज्म, पैनलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एक्सटेंशनिज्म। ये पैनलिज्म वाले लेक्चर मेथड की बात करते हैं, बाकी सारे यहाँ पे दिए गए लोग मुखालिफ हैं उसके। प्रोड्यूसिंग अ रिलेशनल पर्सन इज द गोल ऑफ, रिलेशनल पर्सन यानी एक ऐसा शख्स बनाना जो लोगों के साथ ताल्लुकात रखे, जमहूरियत को पसंद करे, लोगों की राय को ले उनके साथ गुफ्तगू करे। नहीं सर, रिकंस्ट्रक्शनिज्म
का कीवर्ड है मॉडिफाई करना, चेंज करना, चीजों को बदलना, एक्सट्रीम लेवल पे जाना। तो ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म नहीं होगा। रिलेशनल पर्सन, प्रोड्यूसिंग अ रिलेशनल पर्सन, के लोगों के दरमियान ताल्लुकात पैदा करना, आ, लोगों को रिलेशन कायम करना। तो ये प्रोग्रेसिविज्म वाले हैं। ये कौन से हैं? प्रोग्रेसिव। रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे आते हैं। अच्छा जी, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन ग्रेड 8 ऑफ पब्लिक स्कूल पाकिस्तान। ये मुझे आप लोगों ने बताना है कि जो छठी सातवीं आठवीं क्लास है, यहाँ पे कितनी किताबें होती हैं। मेरे नजदीक तो इंग्लिश, उर्दू, रियाजी, इस्लामियात, पाक स्टडी, साइंस, उसके अलावा जो है वो सब्जेक्ट कौन सा आता है, कंप्यूटर रख लेते हैं, या एग्रीकल्चर होता है, या होम इकोनॉमिक्स होता है। 9 सब्जेक्ट। मैं विश गफ्फार साहब, 9 सब्जेक्ट कहाँ से आ गए? 8वीं क्लास तक हमारे पास 7 सब्जेक्ट ही होते हैं, यानी एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है, बाकी 6 वही चलते हैं। जियोग्राफी भी पढ़ाते हैं इस 8वीं क्लास के लिए? फिर 8 होना चाहिए। चलिए, यहाँ 8 का ऑप्शन नहीं है तो इसे हम 7 कर लेते हैं। ये जी, हिस्ट्री भी, अब कुरान भी। हाँ, अब कुरान भी आ गया वैसे। कुरान तो 8वां पेपर बनता है। मैंने खुद पेपर लेके आया हूँ मैं। नहीं, मैंने वो इंटरमीडिएट के लिए थे लास्ट टाइम। और बस कर दो। तुसी तो फिर ये तो दावी तो लेके वैसा हूँ। चले बहरहाल, मैक्सिमम 7 लिखे हुए हैं, मैंने कर दिए। अथेंटिक जो सोर्स हो ना, उससे देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे अपनी याद ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सवाल मेरे ख्याल है कि ये हमारे दौर के अंदर को 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे। जब हम ना 6 ये, और साथ में एक हमने होता था, अरबी होती थी जब मैंने 8वीं की थी, छठी। और एक सब्जेक्ट ज़रात का, या पता नहीं यार, ज़रात का होता था। अरबी और ज़रात होता था। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्राइटेरियन रिलेटिंग वैलिडिटी एविडेंस। हमने वैलिडिटी पढ़ी थी, उसके अंदर एक क्राइटेरियन वैलिडिटी पढ़ी थी। और क्राइटेरियन के अंदर हमने दो मजीद टाइप पढ़ी थी क्राइटेरिया की। ठीक है। क्राइटेरियन के अंदर हमने क्या कहा था? कंकरेंट वैलिडिटी, और दूसरा प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, यानी किसी आज के पेपर को मुस्तकबिल के पेपर से कंपैरिजन करना, और आज के पेपर को माजी से कंपैरिजन करना, ये कंकरेंट। तो ये दोनों ए एंड बी आता है, जो कि क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर आते हैं। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पुट एम्फोसाइजेस ऑन स्टडीइंग द होल ह्यूमन बीइंग। जहां कीवर्ड आ जाए होम, ह्यूमन, तो कौन सा जवाब आ गया जाएगा? यही वो कौन सी पर्सनैलिटी थ्योरी है जो इंसान, मुकम्मल इंसान की बात करती है? जी, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी होगा, ह्यूमनिस्ट। ठीक है, जहां इंसानों की बात होती है। Each group of organization activity that have the same objective should be directed by the one officer using one plan is related to। बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल। आप लोगों ने गलत बताना है। किसी ने कहना है सर जी सी, और किसी ने कहना है डी है। ऐसे ही ना? यूनिटी। अच्छा, पहले ये देखो, यहाँ बात की जा रही है डायरेक्टेड। डायरेक्ट करने वाला एक ही बंदा है, हुक्म नाफिज करने वाला एक ही बंदा है, और प्लान भी एक ही है। ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। होता है क्या? होता है यूनिटी ऑफ, यानी डायरेक्शन देने वाला एक ही बंदा है, वो है। और यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है? हमारी डोर किसी एक हाथ के अंदर है। यहाँ ये नहीं बात की जा रही, बरल यहाँ होता है कि हमारा बॉस एक ही है, ऊपर से बॉस हमारा एक ही है, तो एक ही मतलब डी कर रहा है। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये उसके अंदर होगा, वो जो क्या था अपना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी के ये पॉइंट्स होंगे, तो जरा देख लीजिएगा वहां पे इनको ना अलग अलग। Who said that learning include both acquisition and retention? नॉलेज, ये किसकी डेफिनेशन है कि लर्निंग जो है वो नॉलेज को अचीव करना और फिर उसको रिटेन भी करना है, दोनों की बात करता है? तो गुलफर्ड है। ठीक है, गुलफर्ड ने 1967 के अंदर ये बात की थी, नॉलेज को अचीव करना और फिर उसको रिटेंशन करना, ये बात करता है। ठीक है, डेफिनेशन रट्टा लगा लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक सैम्पलिंग प्रोसेस? हमारे पास सैंपलिंग जो है जो हफ्ते, उसमें हमने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बात भी की थी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग की बात भी की थी,
क्लस्टर सैंपलिंग की बात भी की थी। क्या कभी आपने फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग के बारे में सुना है? तो फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग जो है ये कहीं पे टाइप हमने नहीं पढ़ी। मेजरमेंट, ये वाला सवाल रिपीट है, मुझे तो यूं लगा जैसे पहली दफा करवा रहा हूँ। मेजरमेंट स्केल कैन रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, व्हाट आर द फोर करेक्ट टाइप ऑफ स्केल? करेक्ट कौन सा यहाँ पे? जी पहले नॉमिनल आता है, फिर आर्डिनल, फिर इंटरवल, फिर रेशो। डैश इज एबिलिटी टू यूज नॉलेज, कौन सी एबिलिटी है नॉलेज को यूज करने की? लर्निंग, इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, नन ऑफ दीज। थक गया हूँ, जल्दी जल्दी से मैंने 20 सवाल खत्म करने हैं, थोड़े से आप एक्टिव हो जाएं मेरे जो है ना वो थके होने के बावजूद। ये इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, नॉलेज को यूज करना ये इंटेलिजेंस के अंदर आता है। आपकी एबिलिटी की जब बात आती है ना, ये इंटेलिजेंस के अंदर आता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरीली अ डैश इंटरप्राइज। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरी या कौन सी इंटरप्राइज है? मैंने एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो साइकोलॉजिस्ट है, बेसिक है, सोशल है। तो सोशल होती है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ताल्लुक सोशल होता है, लोगों को डील करना होता है ना। विच टेस्ट टाइप वुड measure a student intellectual performance in the future? मुस्तकबिल के अंदर, यानी बताना कि मुस्तकबिल में ये बंदा ऐसे परफॉर्म करेगा, किसी बंदे के इंटेलेक्ट की बात मुस्तकबिल के हवाले से करना, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मेजरमेंट स्केल यूजिंग द टर्म स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये किसके अंदर आती है, इन्हें क्या कहते हैं ये मुख्तलिफ ना स्केल्स की टाइप यहाँ लिखी हुई है, पर्सनैलिटी, रूब्रिक स्केल। रूब्रिक स्केल तो और चीज होती है वो तो लिकर्ट स्केल जो होता है ना, ये इसको कहते हैं, जो हम रिसर्च में कर रहे होते हैं ना एग्री डिसएग्री, ये इसको लिकर्ट स्केल बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज होता है रिसर्च के अंदर ना ये टूल। एजे के आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर द पोस्ट ऑफ डीओ, ये आजाद जम्मू कश्मीर नहीं, हर कहीं ऐसे ही है, जो डीओ की पोस्ट है वो इज एट द लेवल ऑफ, किस लेवल पे होती है? तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, डिवीजन, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, ठीक है, डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो ये हर कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एग्जांपल क्या है? लेबोरेटरी स्टडी, रैंडम फील्ड एक्सपेरिमेंट, सर्वे स्टडी, या कोई रिलेशनल स्टडी? सब ठीक बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव का ताल्लुक जो है वो सर्वे के साथ है। An officer who has been entrusted the duties of drawing funds and disbursing, पैसे को ड्रा करना या डिस्बर्स करना, कौन सा ऑफिसर, इसको क्या कहते हैं? जो हमारे पास होती है ना डीडीओ पावर जिसके पास होती है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, उसी का काम होता है कि अमाउंट को कैसे तकसीम करना है, कहाँ देना है, ये सारे काम उसके होते हैं, मैनेज करना होता है। एक्सेसिबिलिटी टू हायर एजुकेशन, पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी कितनी है? पाकिस्तान के अंदर जो हायर एजुकेशन की रेशो है वो कितनी है? जी ये 6% है, ठीक है, मतलब हायर एजुकेशन की फैसिलिटी हमारे पास दस्तियाब यूनिवर्सिटियां जो हैं वो 6% स्टूडेंट को टारगेट करती हैं। देयर आर बेसिकली डैश टाइप ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन कितनी टाइप है? मोटिवेशन की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और हाँ मोटिवेशन की, और ये जो भाई यही दो टॉप टाइप की होती है। The Article 25A of the Constitution obligate state to provide free and compulsory education up to class, किस क्लास तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हमें देनी होती है? ये कौन सी क्लास तक? 10वीं तक है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 10वीं का ऑप्शन नहीं है तो हम इसको नन कर देंगे। इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक फंक्शन क्या है? रिक्रूट करना, सुपरवाइज करना, प्लानिंग करना, नन ऑफ दीज। ये प्लानिंग करना ये इनका बेसिक फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का, फैसले डिसीजन करना, प्लानिंग करना। और रोल पर्सनैलिटी थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय गेट्सजल्स एंड गाबा, ठीक है, ये सवाल मैंने पहले भी करवाया था, पेपर में भी आया हुआ था
दोबारा फेडरल में आया हुआ था। तो ये रिपीटेड सवाल है। ये जैसे पिछला था ना, डेफिनेशनें कुछ होती हैं जो हर कहीं वो रिपीट करे जा रहे होते हैं, तो इनको रट्टा लगा लीजिएगा। रोल पर्सनैलिटी थ्योरी किसने थी? गाबा ने दी। फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज। डेलीगेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आता है, किसके अंदर होता है? कि अपने एम्प्लॉइज को जो जो जिम्मेदारियों को ऑर्गेनाइज करना चीजों को ना, फलां बंदा ये करेगा, फलां ये करेगा, फलां ये करेगा, वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन करना, काम की डिस्ट्रीब्यूशन करना। स्टेप टू एंड क्लिनिकल सुपरविजन, ये सवाल ना पहले भी मैंने दिया था, अब ये पेपर में भी आया है एसएसटी के। ये हम रिपीट कर चुके हुए हैं पहले। अच्छा, वहां मैंने आपको बताया था कि जो है ना ये क्लिनिकल सुपरविजन, इसका एक होता है परी ऑब्जर्वेशन और फिर दूसरा स्टेप था ऑब्जर्वेशन। फिर ये मुख्तलिफ जो लोगों ने ऐप के ऊपर सवाल दिया हुआ ना, उन्होंने इसका परी ऑब्जर्वेशन को निकाल दिया है। वो ऑब्जर्वेशन और फिर एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो उसको देखते हुए इसका दूसरा स्टेप जो है वो एनालिसिस होगा। ठीक है, पहले मैंने बताया था आपको कि पहले एक होता है परी ऑब्जर्वेशन, फिर होती है ऑब्जर्वेशन, फिर होता है एनालिसिस। अब जब मैं देख रहा था मुख्तलिफ जगह पे, तो उन्होंने परी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा हुआ था, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन पहला होगा और एनालिसिस दूसरा होगा, तो इसका आंसर फिर एनालिसिस बनेगा। हाथरॉन ने जो इफेक्ट किए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर, जो था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जिसने दी थी, तो वो कौन था जी? 1927 से 32 तक। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे हाथरॉन ने। अब देखिए सवाल जो है ना, हम वैसे कर चुके हुए हैं। बड़े ये अच्छी बात है कि हमारे ये सारे सवाल, इन्हीं 2000 सवालों के अंदर हम ये सवाल कर चुके हैं। लेकिन ये अभी वाले एसएसटी के सवाल हैं जो 2 दिन 3 दिन पहले आपने शेयर किया था। तो ये सवाल जो है फिर मैंने दोबारा इनको एक दो ऐड कर दिए इसमें, बट अदरवाइज मैंने उनको फिर कोई नहीं ऐड किया उन सवालों को जो मैं पहले करवा चुका हूँ। डैश इज द रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। जी कहाँ पे? इज द रेगुलेटरी प्रोसेस, प्रोसेस है डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। गोल अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज द रेगुलेटरी प्रोसेस, यानी प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग इसलिए होगा कि हम अपने गोल्स को जो है अचीव कर सकें। एजुकेशनल सुपरविजन मीन, जो एजुकेशन सुपरविजन क्या करती है? असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। द डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर, अदर के अफेयर्स को कंट्रोल करना है भाई, अपना काम से काम रखना है हमें। तो ये बताओ। नहीं, लेकिन मैं दफा दूसरे कहता है कि देखें सुपरविजन का काम, डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर्स। सुपरवाइज, सुपरवाइज तो अपने बंदों को करेगा ना। अब यहाँ पे दो मतलब लिए जा सकते हैं। अदर से मुराद ये भी लिया जा सकता है कि हमारी कंपनी के बंदे जो हैं, लेकिन अदर से मुराद ये भी है कि कोई और एवं किसी और जगह क्यों करना है। हमारा काम तो है कि असिस्टेंट डेवलपिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करना है। तो मैं इसकी एक ही तरफ जाता हूँ, दूसरा थोड़ा सा ना एम्बिगुअस है मीनिंग के अंदर, दूसरी स्टेटमेंट जो है। ओके, टॉप मैनेजमेंट वर्क्स, टॉप मैनेजमेंट किस चीज के ऊपर वर्क करती है? स्ट्रेटेजी के ऊपर, शॉर्ट टर्म प्लान, या दोनों के ऊपर? तो टॉप जो होती है वो स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर काम करती है। अ स्ट्रेटेजिक प्लान इज आल्सो कॉल्ड, जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म प्लान बोलते हैं। लंबा प्लान जो होता है ना उसको बोलते हैं। आखिरी सवाल आज का, हायरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड थ्योरी वाज गिवन बाय। आसान सा सवाल। ह्यूमन नीड थ्योरी किसने दी थी? मास्लो हायरार्की ऑफ नीड उसने दी थी। ठीक है जी, आज के सवाल खत्म हुए। ओके ओके सर, ठीक है जी, खुदा हाफिज।